तो चलिए बेटा, मुझे बताइएगा, ब्लैक बॉक्सेस तो अब नजर नहीं आ रहे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टीशियोमेट्री की। स्टीशियोमेट्री के अंदर हमने कुछ सवालात करने थे। अच्छा, जिन बच्चों ने स्टीशियोमेट्री नहीं पढ़ा हुआ वो परेशान ना हो, क्योंकि जो टॉपिक हमने करना है, जो सवालात हमने करना है, वो प्रीवियस से रेलिवेंट नहीं है। मतलब प्रीवियस नॉलेज आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज ये समझ लीजिएगा। अब मैं समझाने लगा हूँ, पहले मुझे बता दीजिए मेरी आवाज क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन में नजर आ रही है। ठीक है, ग्रेड हो गया, ग्रेड हो गया। अच्छा, टाइमिंग चेंज नहीं हुई, टाइमिंग 9 बजे की थी, तो हमने कुछ क्लास लेट स्टार्ट हुई है, 20 मिनट लेट हो गई क्लास स्टार्ट होते हुए। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मास नंबर। व्हाट इज मास नंबर, ये स्टीशियोमेट्री का वो टॉपिक है जो हम शुरू में पढ़ लेते हैं, लेकिन मैंने पता नहीं क्यों रहने दिया। और अभी हम देख लेते हैं मास नंबर। मास नंबर व्हाट क्या होता है? इस मास नंबर को हम बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर हम इसको कहते हैं। ठीक है, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसी भी एलिमेंट के बारे में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम बताता है। ये एक होल नंबर होता है। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियन नंबर। इसको हम न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। और बेटा, ये करता कराता क्या है? ये करता कराता ये है कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक न्यूक्लियस के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम बताता है। सिर्फ ये याद रखने की बात है कि मैस नंबर इज अ होल नंबर वैल्यू, क्योंकि ये सम बता रहा है, और सम हमेशा क्या होता है? होल नंबर होता है। तो दिस इज अ होल नंबर वैल्यू। ये आपके पास क्या होते हैं? होल नंबर वैल्यू। ये होता है मैस नंबर। अब जब बात करते हैं एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास की जब हम बात करते हैं, तो एटॉमिक मास इज डिफरेंट फ्रॉम मास नंबर। अब सर वो किस तरह डिफरेंट होता है? पहले तो ये है कि एटॉमिक मास जो होता है वो होल नंबर नहीं होता। दूसरी बात जो है कि एटॉमिक मास पढ़ने से पहले, एटॉमिक मास पढ़ने से पहले हम जिस चीज को पढ़ते हैं वो चीज पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या होता है? हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, ये निकालते कैसे हैं पहले ये समझिएगा। RAM, रैम से इसको शो करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इट इज ऑल्सो यूज फॉर एलिमेंट, एलिमेंट के लिए ये यूज होता है। ठीक है, और ये होल नंबर नहीं होता। होल नंबर हो भी सकता है और होल नंबर नहीं भी हो सकता। अब रिलेटिव का जहां भी जुमला है ना, जहां भी मेरा बेटा जुमला है रिलेटिव का, तो रिलेटिव का मतलब होता है एज कंपेयर्ड टू। एज कंपेयर टू, किसी चीज से कंपेयर करने की बात की जा रही है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को किसी से कंपेयर किया जा रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं? एज कंपेयर टू। अब किससे कंपेयर करते हैं? इसको कंपेयर करते हैं भाई, जैसे आपने एक्सिस देखे होंगे। एक्सिस में अगर मैं कहूं कि भाई ये मेरा वाई एक्सिस है, मैं समझने के लिए बना रहा हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है। अब मैं कहता हूँ वाई एक्सिस पर मैं थर्ड पॉइंट पे खड़ा हूँ। वाई एक्सिस में मैं 3 पे खड़ा हूं। तो ये आपने 3 डायरेक्टली नहीं लिखा, इस 3 को आपने कंपेयर किया। कहां से? एक स्टैंडर्ड जगह से, जिसको बोलते हैं ओरिजन। जिसको क्या बोलते हैं? ओरिजन। तो आपने इस 3 को कंपेयर किया, कहां से? ओरिजन से कंपेयर किया। तो जब भी आप रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास को कंपेयर किया जाता है एक स्टैंडर्ड एलिमेंट से। वो स्टैंडर्ड एलिमेंट कौन सा होता है? वो स्टैंडर्ड एलिमेंट कौन सा होता है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। वो जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उसको कंपेयर करके बताया जाता है किसी एक स्टैंडर्ड एलिमेंट से। और जिस स्टैंडर्ड एलिमेंट से इसको कंपेयर किया जाता है वो होता है कार्बन। कार्बन इज स्टैंडर्ड एलिमेंट। अब कार्बन के अंदर भी कौन सा वाला, वो हम बात कर लेते हैं। कार्बन C12। अब सर कार्बन C12 से मुराद क्या है? जब आप कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स आपको नजर आते हैं। वो 3 आइसोटोप कौन से होते हैं? कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14।
आइसोटोप्स का मतलब होता है ना हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास सेम एटॉमिक नंबर। तो कार्बन 12 एक इसका आइसोटोप होता है, कार्बन 13 दूसरा आइसोटोप होता है, और कार्बन 14 तीसरा आइसोटोप होता है। तो ये समझाने का मतलब ये है कि इन तीन आइसोटोप में जो स्टैंडर्ड वाला होता है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए इस्तेमाल होता है, वो कौन सा होता है? कार्बन 12, जो कि स्टेबल भी होता है। आइसोटोप में ये भी होता है कौन सा आइसोटोप स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आइसोटोप जो होता है वो कौन सा होता है? आपका कार्बन 12 का। अब इसको समझने का तरीका ये है भाई, रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने का तरीका ये है। अब पुराने जमाने में अगर आपको याद हो कि आप आज से 5 6 7 साल पहले घी लेने जाते थे, आटा लेने जाते थे, चीनी लेने जाते थे, तो जिस भी आप ग्रोसरी स्टोर पे या परचून की दुकान पे जाते थे, तो या आज भी अगर आप सब्जी लेने जाते हो, तो आलू प्याज लेने जाते हो, तो उसके पास एक तराजू होता है। उस तराजू के दो एंड होते हैं। एक एंड पे वो आपका रिक्वायर्ड चीज को डालता है, दूसरे एंड पर वो अपने बाट रखता है। बाट का मतलब वो 1 किलो का पत्थर रखता है, 2 किलो का पत्थर रखता है, फिर उससे रिलेटिव देखें, वो जो उसका बाट है, जो उसका वेट है, वो उसका ओरिजिन बन गया, उसने एक साइड पे रख दिया। दूसरी साइड पे वो आपकी आलू प्याज डाल रहा है ताकि रिलेटिव वैल्यू निकाल सके कि 1 किलो आलू कब हो गए। जब वो इक्वल होता है ना, तब बोलते हैं हम 1 किलो आलू। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, सिर्फ समझने के लिए बात बता रहा हूँ, समझने के लिए मेरा बेटा ये बात बता रहा हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास का भी यही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहता हूं मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल के दो मैग्नीशियम का, तो मैं इसी तरह वो काम करूंगा कि मैं एक तराजू लूंगा, उस तराजू के एक एंड पर, उस तराजू के एक एंड पे मैं कार्बन 12 डालूंगा, और उस तराजू के दूसरे एंड पर मैं क्या करूंगा, जिसका मुझे निकालना है, लेट सपोज मुझे मैग्नीशियम का निकालना है, तो मैं दूसरे में क्या डालूंगा? मैग्नीशियम। अब दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, तीन पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो दोनों बराबर होंगे, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास जो होगा वो कार्बन 12 के बराबर होगा, या मैग्नीशियम भारी होगा, वजनी होगा, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, या मैग्नीशियम कार्बन 12 के मुकाबले में हल्का होगा, लाइट होगा, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा? पहले मुझे ये बात बताइएगा, मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? रिलेटिव एटॉमिक मास से मुराद क्या है? जी बेटा, टॉपिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया था, कल हमने प्लान किया था कि इस टिश्यूमेट्री एक टॉपिक रहता है, तो वो कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मेरा बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड एलिमेंट, वो स्टैंडर्ड एलिमेंट कौन सा होता है? कार्बन 12। उसको हम बोलते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास। अभी कैलकुलेट करना भी बता रहा हूं मैं, हौसला रखिएगा। तो भाई कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है, वो तो हमको पता है, वो किसके बराबर है? एटॉमिक मास ऑफ इस 12.00 एटॉमिक मास का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। तो अब अगर मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है मैग्नीशियम का, तो मैं एक तरफ रखूंगा वेट बैलेंस के, एक तरफ रखूंगा कार्बन, और एक तरफ रखूंगा मैग्नीशियम। तो जो मैग्नीशियम का निकल के आता है वो डबल निकल के आता है तकरीबन कार्बन से। जब डबल निकल के आता है तो मैं बोलूंगा मैग्नीशियम का एटॉमिक कितना हो जाएगा? 24 AMU एटॉमिक मास यूनिट। जब मैं सपोज करो सिल्वर का निकालता हूं, तो सिल्वर का बहुत ज्यादा निकल के आता है कार्बन 12 के बारे में, कार्बन 12 के मुकाबले में, तो वो निकलता है 108 AMU। मैं हाइड्रोजन का निकालता हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वो कार्बन 12 के मुकाबले में 12 गुना तकरीबन कम होता है। जब 12 गुना कम होता है तो तकरीबन 1.008 AMU निकलता है। अब ये तो मैंने एक तरीका बता दिया सर, इस तरीके से निकालना है। ये तो एक मैंने क्या बता दिया बेटा? तरीका निकाल दिया। अब इसको कैसे करते हैं मैथमेटिकली? मैथमेटिकली इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी मैं बात बता रहा हूँ बेटा, उसका मैं तरीकेकार बता रहा हूँ। सबसे पहली बात करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है। तो बुक में और हमारी बात में थोड़ा सा इख्तलाफ है। बुक कहती है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट भी लिखो, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट भी लिखो AMU। बट हम कहते हैं अगर कोई क्वांटिटी रिलेटिव है, साइंस कहती है, मैं नहीं कहता भाई, साइंस कहती है,
अगर कोई क्वांटिटी रिलेटिव है, अब वो रिलेटिव वेलोसिटी हो, रिलेटिव एटॉमिक मास हो, रिलेटिव कोई भी चीज है, तो किसी भी रिलेटिव टर्मिनोलॉजी का, रिलेटिव क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होता। किसी भी ऐसी टर्मिनोलॉजी का जो रिलेटिव हो उसका कोई यूनिट नहीं होता। नो यूनिट ऑफ एनी। क्यों? इसकी वजह क्या है? सिंपल सी लॉजिक है भाई। मैं जब किसी भी रिलेटिव वैल्यू को निकालूंगा, तो रिलेटिव वैल्यू एस कंपेयर टू है, तो किसी ना किसी से कंपेयर करके निकालूंगा। तो ये वही यूनिट फॉलो करेगा जिससे मैंने क्या किया होगा बेटा, कंपेयर किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये यही वही यूनिट कैरी करेगा, तो इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता। ये वही यूनिट कैरी करता है जिससे इसको क्या किया जाता है बेटा, कंपेयर किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, अभी अभी इसको मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, और यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन की वैल्यू बताइए। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन की वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना होता है, पकड़ना होता है। यहाँ पर आते हैं, बताइए मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर हमें पकड़ना होता है वन एटम ऑफ कार्बन 12, जिसका मुझे क्या बताना है, मास बताना है। वन एटम ऑफ कार्बन 12, मुझे इसका क्या बताना है बेटा, मास बताना है। मास ऑफ वन एटम, ये एमसीक्यू में देता है तो आप इसको याद करके जाते हैं कि वन एटम ऑफ कार्बन 12 हैज अ मास डैश डैश डैश, तो वो मास बताता है। आप उसका मास मिलीग्राम में बता सकते हो, ग्राम में भी बता सकते हो। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12। क्या होता है, 12। तो वन एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। आई रिपीट, मुझे क्या बताना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो मास ऑफ वन एटम क्या होगा, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। अभी पूरी बात समझते जाइएगा, अभी समझते जाइएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने पहले दिया था, अभी दोबारा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा था। अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो ये इसका एटॉमिक मास है। अगर मैं कहता हूं मेरा बेटा 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो इसके अंदर कितने बंदे मौजूद होंगे कार्बन के, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स होंगे कार्बन के। ये बात क्लियर है? बेटा मुझे साथ साथ बताते रहिएगा ताकि मैं इसको फिर रिपीट ना करना पड़े, और मैं फिर वहीं पे आपको जो जहन के जरासीम है वो दूर कर दूं। ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास की मैं डेफिनेशन समझा देता हूँ। Relative atomic mass is the atomic mass of any element which is find out by comparing with carbon 12। कार्बन 12 से कंपेयर करके जो एटॉमिक मास निकाला जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास तक में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्यों नहीं होता। यहां तक सब क्लियर है? ये जो मैंने लाइन खींची है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये जो मैंने लाइन खींची यहां तक सब क्लियर है? एक मिनट हौसला दे, ये मैंने उठा दिया। डमडुम नम, डमडुम नम से पहले सब क्लियर है? यस, हमेशा। देखिए बेटा, जब भी आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आप हमेशा कहां से ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, ओरिजिन से बनाना शुरू करते हैं ना, हमेशा। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में ओरिजिन से बनाएंगे, आप इंडिया में हो, इंडिया जाके भी ओरिजिन से बनाएंगे, आप दुनिया के किसी मुल्क में हो, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस ओरिजिन को रेफरेंस बनाएंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड। तो जब भी आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालेंगे तो वो कार्बन 12 से निकालेंगे, विच इज स्टैंडर्ड। ये क्या है, स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड चीजों में हम चूचा नहीं करते। चूचा से मुराद है कि भाई ये क्यों ऐसे ही क्यों, कार्बन 12 की जगह हम हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन, तो ये स्टैंडर्ड है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा किससे निकलता है, कार्बन 12 से निकलता है। हमेशा किससे निकलता है, कार्बन 12 से निकलता है। क्लियर है?
रिलेटिव एटॉमिक मास निकलता है कार्बन 12 से कंपेयर करके। अब मैग्नीशियम का तकरीबन क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, तकरीबन 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू द कार्बन, क्योंकि कार्बन का है 12 और मैग्नीशियम का है 24। तो मैग्नीशियम 2 टाइम्स एटॉमिक मास है किसके मुकाबले में, कार्बन 12 के बारे में। अब अगला ऑब्जेक्टिव है रिलेटिव एटॉमिक मास को हटा दे, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया, एंड हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया, एंड हो गया। अभी अगला ऑब्जेक्टिव है, वो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने क्या निकालना है, मास ऑफ, ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपके पास कि यू हैव टू ड्राइव द वैल्यू ऑफ 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आपने निकालनी है। यहां तक आपने जाना है, क्या करना है आपने, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये ऑब्जेक्टिव क्लियर है। वैसे तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू फिक्स होती है, 1.661 एक्सपोनेंशियल माइनस 27, नॉर्मली बच्चों को 9 क्लास से याद होती है, तो वो 9 क्लास वाली वैल्यू याद रखेंगे, 1.661 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 किलोग्राम। अगर किलोग्राम से ग्राम पे जाते हैं तो -24 हो जाएगा, मिलीग्राम पे जाते हैं तो -21 हो जाएगा, वैल्यू सेम रहती है। अभी वैल्यू आती कैसे है, ये वैल्यू इसी कॉन्सेप्ट से आती है जो मैंने आपको ऊपर बताया है। अच्छा बेटा, दोबारा जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, कल की क्लास में नहीं थे, तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं सर, कल एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, आज यहाँ पर कैसे आ गए। कल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था, तो आज के लिए हमने प्लान किया था कि हमारे स्टीशियोमेट्री में कुछ एक टॉपिक रह गया था, जिसको हम कौन सा टॉपिक बोल रहे थे, रिलेटिव एटॉमिक मास का कैलकुलेट कैसे करते हैं, आइसोटोप्स की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक ये टॉपिक रह गया था। जो हमारा दूसरा चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री, उसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी, ये एक टॉपिक था जो रह गया था। तो आज ये हम फरमाइशी प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे थे अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, तो कल ये हमने डिसाइड किया था, ठीक है, कल की क्लास में अगर आप होते तो। ओके, अब आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि मेरा बेटा 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कैसे होती है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कार्बन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन इज माई ओरिजिन, कार्बन इज माई स्टैंडर्ड। मेक सेंस, यहां तक मेरे साथ चल रहे हैं, कोई टेंशन तो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक साथ चलने के लिए। अभी लिख रहा हूँ बेटा, वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो भाई हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू निकालना। वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का एक एटम जो होता है, उसका जो मास होता है, उसका जो मास होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, वो बेसिकली 1 एटॉमिक मास होता है, 1 AMU होता है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए आप एक कार्बन का जो 12वां हिस्सा होता है, क्योंकि कार्बन का जो मास होता है, वो कार्बन का टोटल मास किसके बराबर होता है, 12 के बराबर होता है। तो एक, इसका मतलब है कार्बन के अंदर 12 प्रोटॉन है, कार्बन के अंदर टोटल सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, 12 के बराबर है। 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। तो आप एक कार्बन का 12वां हिस्सा निकालते हैं तो आपको 1 एटम ऑफ कार्बन के बारे में पता चलता है, 1/12 पार्ट। इसका आप क्या कैलकुलेट करते हैं, 1/12 पार्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये मैंने नहीं पढ़ाया बेटा, मैंने नहीं पढ़ाया बेटा, मैंने सेकेंडरी कंप्लीट नहीं किया, अभी हमें सेकेंडरी पे जाने, भी हम फर्स्ट ईयर पहले पढ़ रहे थे। अब हौसला रखिएगा, इधर देखते रहिएगा, अभी इस लाइन को देखिए, अभी अब सेकंड लाइन को देखिएगा। अगर मैं वन एक C12 की बात करता हूँ, मैं C12 की बात करता हूँ, कार्बन 12 की बात करता हूँ, तो कार्बन 12 का मतलब है कि इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.02 एक्सपोनेंशियल 27 एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या कहता है भाई, अगर आपके पास C12 है, मतलब एक कार्बन का एक मोल है, कार्बन का एक मोल है C12, मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन आपके पास मौजूद है, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कार्बन के कितने बंदे मौजूद होंगे, सर उसमें कार्बन के बंदे मौजूद होंगे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। मेक सेंस भाई, अगर हाइड्रोजन, सर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है या 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने बंदे हाइड्रोजन के होंगे, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। सर अगर 16 ग्राम, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है,
उसका मतलब ये होता है कि इतने नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। तो 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 कार्बन एटम्स का मतलब है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 कार्बन एटम्स का मतलब है कि इसमें 12 ग्राम वजन होगा। ये वाली लाइन को मेरी जस्टिफाई हो रही है कि 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 में जो मास ऑफ कार्बन होगा वो किसके बराबर होगा? 12 ग्राम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 12 ग्राम के बराबर होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई मसला तो नहीं है? मैं निकालने क्या जा रहा हूं, मेरा पर्पस है 1 AMU निकालना। पर्पस है मेरा 1 AMU निकालना। ठीक है। तो मैं 1 AMU निकालने के लिए क्या करूंगा? सर, ये कितने कार्बन एटम्स है? ये कितने कार्बन एटम्स है? सर, ये कार्बन एटम्स की बात करूंगा तो ये अपने एटॉमिक मास C12 के बराबर है। किसके बराबर है? C12 के बराबर है। तो ये C12 के बराबर है। अगर मैं इसको कर दूं वन कार्बन एटम, अगर मैं इसको कर दूं कार्बन एटम वन कार्बन एटम कर दूंगा, तो सर वन कार्बन एटम का मतलब होगा 12 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अभी एक मिनट देखते रहिएगा। 12 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल 23 का मतलब होगा, सर इसका आंसर निकालूंगा तो वन कार्बन एटम वुड बी इक्वल्स टू 1.99 एक्सपोनेंशियल -23 ग्राम। ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, ये वैल्यू खाली आपने लिखना है इस तरीके से, ये वैल्यू अपने कैलकुलेट नहीं करनी। अब ये एक कार्बन एटम का मैंने मास निकाला है, एक कार्बन एटम का, वन कार्बन एटम का मास निकाला है। अब इस कार्बन एटम का 12वां हिस्सा, 1/12 पार्ट ऑफ दिस कार्बन एटम, इस कार्बन एटम का जो 12वां हिस्सा होगा, वो 12वां हिस्सा बेसिकली क्या होगा? 1 AMU के बराबर होगा। एक कार्बन के अंदर 12 एटॉमिक मास होता है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए कार्बन का 12वें हिस्से की वैल्यू चाहिए होती है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 के बराबर होता है। अगर मैं कहता कार्बन का एटॉमिक मास 100 के बराबर होता है, तो 1 AMU निकालने के लिए एक कार्बन के 100वें हिस्से की जो वैल्यू होगी वो 1 AMU के बराबर होगी। आई रिपीट समझिएगा। मैं कहता हूं मैग्नीशियम 24 के बराबर है। तो जो एक मैग्नीशियम एटम है, उसका जो 24th पार्ट होगा, 1/24 पार्ट होगा, वो 1 AMU के बराबर होगा। आई फर्दर रिपीट, अगर मैं कहता हूं कैल्शियम का एटॉमिक मास 20 के बराबर है या 40 के बराबर है, कैल्शियम का एटॉमिक मास किसके बराबर है? 40 के बराबर है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 1 AMU? तो एक कैल्शियम के एटम का 41/40th पार्ट जो होगा, 40वां हिस्सा जो होगा, वो 1 AMU को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो वन कार्बन एटम का जो 12th पार्ट होगा, 12th इसलिए क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? 12 के बराबर होता है। तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, ये कैसे निकलेगा? एक कार्बन का मास एक कार्बन का मास एक्सपोनेंशियल -23 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 12 कर दोगे। तो इससे आंसर आ जाएगा 1.661 एक्सपोनेंशियल माइनस का 24 ग्राम्स। एक्सपोनेंशियल माइनस का 24 ग्राम्स। ये 1.611 एक्सपोनेंशियल माइनस का 24 ग्राम जो होता है, ये निकल जाएगा मेरा प्यारा बेटा 1 AMU। व्हाट वुड बी दिस? ये क्या होगा? वन एटॉमिक मास यूनिट। इसको चाहो तो इसमें रिप्रेजेंट कर दो, इसको चाहो तो 1.661 एक्सपोनेंशियल माइनस का 21 मिलीग्राम भी रिप्रेजेंट कर दो। इसको चाहो तो 1.661 एक्सपोनेंशियल माइनस का 27 किलोग्राम में रिप्रेजेंट कर दो।
ठीक है, ये 1 AMU निकल गया। यहां तक साथ चल रहे हैं? यस सर। 24 कैसा है? 24 कहाँ लिखा है मैंने? 24 तो मैंने कहीं नहीं लिखा बेटा। -24, अच्छा। -24 आए, इन दोनों को डिवाइड करें। इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 1.99 एक्सपोनेंशियल -23 डिवाइडेड बाई 12 करें। 1.99 एक्सपोनेंशियल -23। तो 1.661 एक्सपोनेंशियल माइनस का 24 आता है, ठीक है। यस। अब ये क्या निकल के आ गया? आपके पास 1 AMU निकल के आ गया, जो कि तकरीबन तकरीबन आप देख रहे होगे प्रोटॉन के मास के भी बराबर है। जो कि तकरीबन तकरीबन किसके बराबर है? प्रोटॉन के मास के भी बराबर है, प्रोटॉन की मास के बराबर है। अब इसमें एक चीज और है फर्दर। यस। अब इसमें ये कहता है कि बताओ मुझे, अब जरा समझिएगा जरा, इस बात को समझिएगा। ये 1 AMU आपने निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया 1 AMU। अब वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि व्हाट वुड बी द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन AMU। ये ले, कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन AMU। नहीं, 1 AMU के बराबर नहीं होता। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है आपको, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ जो वैल्यूज आपने याद रखनी है। ये वाली तीनों वैल्यूज आपने 1 AMU की वैल्यू याद रखनी है। 1 AMU की वैल्यू याद रखनी है, एक याद रखेंगे बाकी सब आपको याद हो जाएगी। बस आपने ये वैल्यू याद रखनी है एक, और इसके अलावा आपको ये पता होनी चाहिए। बाकी कैलकुलेटेड फिगर है, बस आपने ये वैल्यू याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना इन दो वैल्यूज के बराबर, इन दो वैल्यूज के अलावा। अब जरा समझिएगा, अभी जरा हौसला रखिएगा। सवाल समझ में आ गया? व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन AMU। हाइड्रोजन एटम का मास एक AMU में किसके बराबर है? AMU में किसके बराबर है? पहले तो हम निकालते हैं 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास। मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन वो बराबर किसके होता है? 1.6736, 1.6736 एक्सपोनेंशियल माइनस का 24 ग्राम के बराबर होता है। एक्सपोनेंशियली, अब इसके ये इसके आइसोटोप से निकला है फिलहाल। में इसकी इसकी साइंस भी वही है, सेम। इसकी साइंस भी वही है कि भाई आपका हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 के बराबर होता है। तो एक मोल के अंदर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर एटम्स की बात की जाए तो 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.01 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स निकल जाएंगे। तो एटम्स निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, तो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का जो मास निकलेगा वो निकलेगा 1.6736 एक्सपोनेंशियल -24। अब अगर मुझे यही मास, अब अगर मुझे यही मास मेरा बेटा चाहिए होगा, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम मुझे चाहिए होगा AMU में। अगर मुझे यही मास चाहिए हो AMU के अंदर, तो AMU के अंदर निकालना कोई मसला ही नहीं है। कैसे निकलेगा? जो इसके मास की एक्चुअल वैल्यू है 1.6736
एक्सपोनेंशियल -24 ग्राम, इसको उठा के आप क्या करें, डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें? जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 AMU है, 1.661 एक्सपोनेंशियल माइनस का 24 ग्राम। तो जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 1008 AMU। जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा? 1008 AMU। तो अगर आप हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, अगर आपको याद हो, आप हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? 1008 AMU। अच्छा, अच्छा, अभी जो सवाल है वो ये सवाल है, सर ये मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये वैसे ही आया बिल्कुल, जैसे हमने मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन निकाला, 1.99 एक्सपोनेंशियल -23। ठीक है। ठीक है, ये कैसे निकला? मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकला? ये 1.6736 कैसे निकला? जैसे हमने कार्बन का निकाला था। और कार्बन का कैसे निकाला था? कि भाई जो कार्बन का पार्ट था, इसका फॉर्मूला ये बनेगा कि भाई हाइड्रोजन के एक एटम की बात कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर दें 1/6.02 एक्सपोनेंशियल 23 से डिवाइड कर दें, तो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास आ जाएगा। उसको 1 AMU से डिवाइड कर दें, तो 1 हाइड्रोजन एटम की कहानी आ जाएगी। ठीक है। तो वो किसी भी एटम का अगर 1 AMU पूछता है, तो अभी आपका होमवर्क हो जाएगा भाई। अगर वो आपसे पूछता है, ये आपका होमवर्क है कि मैग्नीशियम के मैग्नीशियम के 1 एटम, ये आप सवाल कर लीजिएगा, 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम का AMU में मास बताइए। 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम किससे बताइए? AMU में। अच्छा, यही आपका क्या होगा? इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। ये इसका क्या होगा? क्योंकि ये किसके रिलेशन से निकाल रहे हैं? ये हम कार्बन की रिलेशन से निकाल रहे हैं, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। तो कार्बन की रिस्पेक्ट से निकाल रहे हैं, तो यही इसका क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। अगर ये 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं AMU में, तो पहले आप क्या करेंगे? पहले कुछ भी नहीं करेंगे, आप एक एटम ऑफ मैग्नीशियम का मास निकालेंगे। एक एटम ऑफ मैग्नीशियम कैसे निकलेगा? मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम कैसे निकलेगा? किसको कंफ्यूजन है मास ऑफ 1 एटम निकालने में? जिसको कंफ्यूजन है वो दूर कर ले हाथ के हाथी। जिसको भी कंफ्यूजन है वो दूर कर ले। पहले तो वो बच्चा बता दे जिसको कंफ्यूजन है कि 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम कैसे निकलेगा। तो मेरा बेटा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैग्नीशियम के एक एटम का मास निकाल रहे हैं, तो मैग्नीशियम बराबर होता है 24 के, डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है? 24 के बराबर होता है। तो 24 डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा? एक एटम ऑफ मैग्नीशियम का मास आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? एक एटम ऑफ मैग्नीशियम का मास। तो ये किसके बराबर होगा भाई? ये होगा सर 3.98। किसके बराबर होगा? 3.9867 एक्सपोनेंशियल -23 ग्राम्स। अब यहां से क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे आप mass ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम इन AMU। अब यही काम करेंगे किसमें? AMU में काम करेंगे। AMU में निकालते हुए ऊपर वाली वैल्यू को 3.98
1.67 एक्सपोनेंशियल -23 ग्राम को उठाएंगे और किससे डिवाइड कर देंगे? 1.661 एक्सपोनेंशियल -24 ग्राम से डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर आएगा तकरीबन इसके बराबर होगा 24.001 AMU के बराबर होगा। और यही मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास सर आप इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप इसको कार्बन के रिलेशन से निकाल रहे हैं। 1 AMU कहां से निकला? कार्बन से निकला। तो 1 AMU की रिस्पेक्ट से निकाल रहे हैं, तो इट मींस कार्बन के रिलेशन से इसको आप क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दिस इज क्लियर। ये पॉइंट समझ में आ गया, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब आते हैं एक और चीज के ऊपर, एक और चीज के ऊपर। ये क्लियर हो गया बेटे? नहीं नहीं, आपने इसमें कुछ याद नहीं करना। नॉर्मली मैं बता देता हूँ, एमडी कैट के बच्चों के अंदर, एमडी कैट के अंदर आपको बेटा वो ये इस किस्म का सवाल नहीं देता। एमडी कैट के अंदर वो आपसे क्या देता है? वो आपसे बोलता है 1 AMU की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आप विदाउट कैलकुलेटर नहीं कर सकते। बट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो आ भी सकता है। और एनईडी के बच्चे जो है जिनको कैलकुलेटर अलाउ होता है, वहां ये सवाल पूछा गया है, वहां ये सवाल आ सकता है, वहां ये सवाल पूछा गया है, क्योंकि वहां कैलकुलेटर आपको अलाउ किया हुआ है। सही है। तो एमडी कैट के बच्चों के लिए खास तौर पे ये चार्ट लाजमी याद रखिएगा कि इसमें आपने क्या करना है बेटा? वैल्यूज याद रखनी है, ये वाली वैल्यूज याद रखनी है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ भी याद नहीं रखना आपने, दैट्स इनफ। हाँ, ये याद रख सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एएमयू में क्या होता है, ये वैल्यू याद रख लें। अगर आपको याद नहीं हुई तो इस टाइम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, फंस जाएंगे। तो इस वैल्यू को याद कर लें, ये नॉर्मली पूछता है, बच्चे वन पे टिक करके आ जाते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप पीरियोडिक टेबल खोलेंगे तो वहां पर भी 1.008 AMU लिखा हुआ है। अभी हौसला रखें, अभी 1 मिनट दीजिएगा। इसको निकालने का एक और तरीका होता है, इसको निकालने का एक और तरीका होता है, वो हम कैसे निकालते हैं? अभी सब्र कीजिएगा बेटे। इसको हम बोलते हैं, ये जो वैल्यू निकल के आई है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मास। अब सर ये कौन सी नई बला आ गई है? अभी तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास से बाहर निकले थे, अब मैंने एक और बला डाल दी है, उसका नाम है फ्रैक्शनल या फिर एवरेज एटॉमिक मास। फ्रैक्शनल और एवरेज एटॉमिक मास का क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये हमेशा फ्रैक्शन में होता है, लाइक दिस 24.001। ये किसमें होता है? फ्रैक्शन में होता है। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजों का पता होना जरूरी है। वो दो चीजें पता होना क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज, जब भी आप फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैलकुलेट करने जाते हो, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास की बात करते हो, तो आपको दो चीजों पता होनी चाहिए। नंबर एक, आइसोटोपिक मास, जिसका आप फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकाल रहे हो उसका आइसोटोपिक मास पता होना चाहिए। नंबर बी, आपको उसका रिलेटिव अबेंडेंस पता होनी चाहिए उस आइसोटोप की, कि अगर एक एटम के 3 आइसोटोप्स हैं तो कौन सा आइसोटोप कितनी परसेंट मौजूद है। रिलेटिव अबंडेंस पता होनी चाहिए। रिलेटिव अबंडेंस हम कहाँ से निकालते हैं? टू फाइंड आउट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एनी एलिमेंट, उसको हम निकालते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। आपको रिलेटिव अबंडेंस निकालनी नहीं पड़ेगी, आपको वैल्यू गिवन होगी, आपको वैल्यू गिवन होगी। ठीक है। आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। ये क्लियर हो गया? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने नहीं करनी, आपकी वैल्यू गिवन मिलेगी। अब होता क्या है भाई, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है? आपने देखा होगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास हम क्या लेते हैं? 35.5 लेते हैं। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास लेते हैं वो क्या लेते हैं? 35.5। तो ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, सॉरी फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है। नियॉन का हम क्या लेते हैं? सर नियॉन का 20.18 लेते हैं, तो ये इसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो तो 1 के बराबर है, बट हाइड्रोजन का जब रिलेटिव एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकलता है तो 1.008 के बराबर निकलता है। अभी कैसे कैलकुलेट होता है, सबसे पहले मैं क्लोरीन से सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सिखाता हूँ क्लोरीन से। पहले मुझे बताइए, फ्रैक्शनल या एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये वो एटॉमिक मास होता है जो
आइसोटोप जितने भी होते हैं उसके एवरेज से निकलता है। तो यू जस्ट नीड टू नो टू थिंग्स कि भाई जिसका आप फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकाल रहे हो उसका आइसोटोप्स कितने हैं और हर आइसोटोप की परसेंटेज कितनी है, दैट्स इनफ। ये दो बातें पता होंगी, आप फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या कर लोगे, निकाल लोगे। मैं बात करता हूँ क्लोरीन की। तो क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। ये आपको पेपर में गिवन होता है, मैं सवाल भी बताऊंगा सवाल कैसे आता है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं। क्लोरीन का पहला आइसोटोप जो होता है वो क्या होता है, 3517। 35 उसका एटॉमिक मास होता है, 17 उसका एटॉमिक नंबर होता है। दूसरा एटॉमिक मास जो क्लोरीन का होता है उसका होता है 37 और 17। एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास 37 हो जाता है। ये क्लोरीन के दो अबंडेंसेस हैं। ये पेपर में गिवन है सारी वैल्यूज, आपने कुछ नहीं करना। जो 35 वाला है वो तकरीबन 75.53% पाया जाता है, दिस इज द अबंडेंस। और जो 37 वाला है वो 24.77% पाया जाता है, दिस इज द अबंडेंस। ये पूरा डाटा आपको गिवन है। ये पूरा डाटा आपको क्या है बेटा, गिवन है। इस डेटा की बुनियाद पे आपको वो क्या कह रहा है कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालो, किसका बेटा, क्लोरीन का। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स वो होते हैं बेटा किसी भी एटम के जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, और एटॉमिक मास जो होता है डिफरेंट। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोप बोलते हैं। अब जनाब, मैं इसका जब रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने जाऊंगा, मैं इसका जब रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने जाऊंगा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलेगा बेटा वो। सबसे पहले तो इसका पहला आइसोटोप पकड़ूंगा। सबसे पहले इसका पहला आइसोटोप पकड़ूंगा 35। उसको उठा के मल्टीप्लाई कराऊंगा उसकी अबंडेंस से। इसका एटॉमिक मास पकड़ा 35, 35 को मल्टीप्लाई कराया 75.53 से, प्लस इसका दूसरा आइसोटोप पकड़ूंगा। उसका एटॉमिक मास था 37 मल्टी, ये सवाल एमडीकेट में आते हैं, ये सवाल एमडीकेट में आते हैं बेटा। दूसरा मैंने आइसोटोप पकड़ा, उसको मल्टीप्लाई कराया उसकी रिलेटिव अबंडेंस से। तो 37 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 24.77% से, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा। डिवाइड किससे करूंगा, सर दोनों आइसोटोप मिला के कितना परसेंट बनेगा, 75.53 और 24.77 को जब मिलाऊंगा आपस में तो क्या बनेगा, डिवाइडेड बाय हमेशा आप किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा मेरा बेटा, 35 को मल्टीप्लाई करें 75.53 से, इसी तरह 37 को मल्टीप्लाई करें 24 से, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर वुड बी इक्वल्स टू 35.5 AMU। ये 35.5 AMU आया इनके आइसोटोपिक मास और उन मैसेज की रिलेटिव अबंडेंसेस से। उनका मास आया आइसोटोपिक मास और उनकी रिलेटिव अबंडेंसेस से। अभी हौसला रखिएगा, अभी हौसला रखिएगा। अभी आपको याद करने होते हैं, ये आप रन टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, ये आपके पास टाइम लेंगे। अब ये एमडी कैट का सवाल है, ये एमडी कैट का सवाल है एग्जैक्टली कि नियॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू क्या है। इफ नियॉन हैज 3 आइसोटोप, नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं और तीनों आइसोटोप्स का मास और तीनों आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस आपको दी जा रही है। मेरा सवाल समझे, नियॉन का एटॉमिक मास आपसे पूछता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 के बराबर होता है, पहला एटॉमिक मास होता है 10 एटॉमिक नंबर, 20 उसका एटॉमिक मास। दूसरा वाला 21 होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है। तीसरा वाला जो होता है 10 एटॉमिक मास, 22 एटॉमिक नंबर। पहले वाले की जो अबेंडेंस होती है वो बराबर होती है 90.92%। दूसरे वाले की अबेंडेंस होती है 0.02 0.26%। और तीसरे वाले की जो अबेंडेंस होती है वो 8.82% होती है। अब ये सर कहाँ से पता चला हमको, इस चीज को तो बेटा तावीज बना लें कि ये डेटा आपको क्या होगा मेरा बेटा, गिवन होगा।
ये डेटा आपको सवाल में क्या होगा, गिवन होगा, ये डेटा आपको गिवन होगा। ये सवाल समझ में आया? अब वो क्या बोल रहा है कि नियॉन का जो एवरेज फ्रैक्शनल या रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट करें। नियॉन का रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करें, तो जल्दी से कैलकुलेट कर लें। अच्छा, अब अगेन सवाल ये है कि सर इसको कैलकुलेट करना मुश्किल काम है, क्योंकि सर इसमें कैलकुलेशन है, तो सर कैलकुलेशन करने में तो हमारी रात निकल जाएगी। तो या तो इसको आप याद कर लें, क्योंकि इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकलेगा वो 20 के आसपास ही होगा। 20 है, क्योंकि 20 वाले की जो अबंडेंस है वो सबसे ज्यादा है। 20 वाले की अबंडेंस जो है वो सबसे ज्यादा है। तो आप इसको याद कर लेंगे इजिली, 20.18 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। अभी आपको कुछ 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 के याद करने होंगे जो जो पेपर में आए हुए हैं। नियॉन के याद कर लें, मैग्नीशियम का याद कर लें, कार्बन को तो याद ही याद है, कार्बन का तो 12 होता है। हाइड्रोजन का आपने याद कर लिया, सही है। जिस जिसके कॉमन है ना, नियॉन के, मैग्नीशियम का पेपर में आता है, तो ये सब याद कर लें, ठीक है। अब जरा देखिएगा, रिलेटिव, मैं इसकी लिस्ट भी दे दूंगा, मैं आपको इसकी लिस्ट भी दे दूंगा। कैलकुलेट करना मैं सिखा रहा हूँ, मैं कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, मैं आपकी लिस्ट भी दे दूंगा। सवाल समझे जरा। अभी बोल रहे हैं भाई नियॉन है, नियॉन का 3 आइसोटोप्स हैं। पहला वाला है 20, 20 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 90.92 से। दूसरा वाला क्या है सर, दूसरा वाला है 21, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.26 से। यस, एवरेज और रिलेटिव एक ही बात है। इसके बाद तीसरा वाला क्या है, 22, 22 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8.82 से करेंगे। इन सब को उठा के जो टोटल अबंडेंस बनती है, जो टोटल हैसियत बनती है, वो किसके बराबर बनती है सर, 100 के बराबर। वो किसके बराबर बनती है, 100 के बराबर। तो इसको उठा के डिवाइड बाय 100 कर देंगे। जब डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो नियॉन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा वो 20.18 AMU के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 20.18 AMU के बराबर आ जाएगा। अभी 1 मिनट दीजिएगा मुझे जरा। गिव मी अ मिनट, मैं इसका सवाल निकाल दूं, एमडीकेट में कौन से ईयर में आया था और ईकेट में कब आया था। मेरे पास सवाल लिखे हुए हैं। नियॉन वाला तो मैंने करा दिया। 2008 में नियॉन का आया था सेम सवाल, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रल डेटा गिवन कैलकुलेट द मास ऑफ नियॉन एंड इन सर्कल द बेस्ट ऑप्शन। परसेंटेज ऑफ नियॉन दी हुई थी 90.92, 0.26, 8.82। तो 20.18 इसका क्या था, करेक्ट आंसर था। नियॉन वाला तो मैंने बेटा सवाल करा दिया। मैं एक और सवाल ढूंढ रहा हूँ, मेरे ख्याल में 1 साल में और भी आया था, मैंने पहले भी कराया है। जस्ट अ एग्जाम्पल। ये देखें, अभी इसका एमडीकेट 2018 में ये सवाल आया था। कह रहा है कि while finding the relative atomic mass फाइंड आउट करते हुए, which of the following standard is used to compare, कौन सा स्टैंडर्ड आप यूज करते हो। तो उसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, नियॉन, न्यूक्लियॉन नंबर, कार्बन 13 या कार्बन 12। ठीक है, तो कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने जाते हो। क्लियर है। तो कहाँ चला गया सवाल। 1 AMU इज इक्वल टू, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है ये सवाल। 1 AMU मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया, कार्बन से निकालते हैं। और मैंने आपको इसको याद बता दिया, 1 AMU इक्वल्स टू, इसको मैंने बेटा निकालना भी सिखा दिया और इसकी वैल्यू आपको याद भी करा दी। 1.661 एक्सपोनेंशियल -27 ग्राम्स। बी दे दिया 0.66 एक्सपोनेंशियल -27 किलोग्राम।
सी दे दिया 1.661 एक्सपोनेंशियल -27 किलोग्राम, और डी दे दिया 1.661 एक्सपोनेंशियल -29 मिलीग्राम। इस तरीके से दे दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब एक सवाल आता है, अब एक सवाल आता है, वो आता है, अब बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लेंगे, मुझे सवाल नहीं मिल रहा लेकिन आप लोग निकाल लेंगे। निकाल लेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, कोई टेंशन तो नहीं है। पता है ना आपको क्या क्या गिवन होगा, क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगा। अभी एक सवाल आता है, वो सवाल कुछ इस तरीके से आता है, किसी का भी पूछ लेगा वो, लेकिन उसको करने का तरीका सेम ही रहता है। ये मैं वो प्रैक्टिस शीट के सवाल करा रहा हूँ जो मैंने शायद पहले डिस्कस नहीं किए होंगे, या किए होंगे तो मैं रिपीट भी कर देता हूँ उसको। वो आपसे कहता है भाई, ये टॉपिक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मास इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज और ऑक्सीजन की परसेंटेज बताओ। बेटा -27 किलोग्राम होता है, -24 ग्राम्स में होता है। ये सवाल में घुमा हुआ यही है। अब इतना आसान सवाल अगर एग्जामिनर आपको दे देगा तो फिर बेटा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फायदा क्या हुआ है। तो 1 AMU मैंने क्या लिखा था कि 24 ग्राम होता है, किलोग्राम में 27 होता है। 1000 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 1000 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्राम्स में भी -27 लिखा है। 27 ग्राम्स में नहीं होता, 24 ग्राम्स में होता है। और किलोग्राम भी। अब सीधा सीधा सवाल उठा के एग्जामिनर तो देगा नहीं ना, थोड़ा सा तो बेटा वो बताएगा ना कि मैं आपसे बड़ा हूँ, या नहीं बताएगा, उसका हक नहीं है बताने का। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन कार्बन डाइऑक्साइड आपने निकालनी है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने वाला सवाल इस तरीके से आता है, सीधा सीधा सवाल आता है ये, और आपसे पूछता है कि भाई इसके ऑप्शन बताओ। ए ऑप्शन आपको देता है, ए ऑप्शन आपको देता है 30.45%, 30.45% कार्बन एंड 69.45% ऑक्सीजन। ए ऑप्शन दिया। बी ऑप्शन आपको देता है 24.22% कार्बन एंड 75.78% ऑक्सीजन। अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं, मैं सवाल पहले कर दूं, ऑप्शन लिख दूं। 27.27% कार्बन एंड 72.72% ऑक्सीजन। लास्ट ऑप्शन 41.68% कार्बन एंड 58.12% ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से सवाल आता है। अब परसेंटेज कंपोजिशन निकालना बहुत आसान है। अब किसी भी कंपाउंड से अगर मैंने कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, क्या निकालनी बेटा, कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना बहुत आसान है। सर कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन, शायद मैंने पहले भी सिखाया, नहीं सिखाया तो देख लीजिएगा। कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन वुड बी इक्वल्स टू कार्बन का एटॉमिक मास 12 डिवाइडेड बाय जिस कंपाउंड की बात कर रहा हूं उसका मॉलिक्यूलर मास। तो 12 डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास जो होगा वो होता है 44 के बराबर। परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करके निकलती है। तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 27.27%। अब 27.27 वाले ऑप्शन देख लें, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, तो दूसरा ऑक्सीजन है। तो 100 में से 27 आप माइनस कर देंगे तो खुद ब खुद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगी। और ना भी निकले तो एक ही ऑप्शन है, वो एक ऑप्शन आपके पास क्या बताएगा, 72.72%। ठीक है, तो ये आपके पास इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है,
अब मुझे बताइए, ये रिलेटिव एटॉमिक मास से रिलेटिव सवाल है, रिलेटिव एटॉमिक मास से जैसा सवाल है, क्या इसका आंसर आप लोग नहीं बता सकते ये पढ़ने के बाद? वो पेपर में आया हुआ है, ये 2000 DUHS में है, 2022 में, 2022 में ये सवाल आया है। और ये NET के एग्जाम में भी देखा गया है सवाल। रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आपने कैलकुलेट करना है। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1/4। सर 1/4 तो हो ही नहीं सकता, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकालना है। सर बी ऑप्शन दिया हुआ है 1/12। सर सी ऑप्शन दिया हुआ है हाफ। डी ऑप्शन दिया हुआ है इक्वल। तो भाई हाइड्रोजन बेचारा 1 के बराबर है, कार्बन 12 के बराबर है, तो 1/12 का रेशियो निकलेगा, 1/12 का रेशियो। ठीक है। 1 AMU स्टैंड फॉर, 1 AMU का मतलब है, हमने यहाँ पे लिखा भी है, 1 AMU इज द 12th पार्ट ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन से निकाले ना, कार्बन को हमने सेंट्रल माना है, कार्बन को स्टैंडर्ड माना है, तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन इज 1 AMU। तो इसकी मैं एक प्रैक्टिस शीट फर्दर अपलोड कर दूंगा, इसकी एक प्रैक्टिस शीट फर्दर अपलोड कर दूंगा, तो आप इस चैप्टर की दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि जो सवालात बेटा आपके हैं इस चैप्टर को लेके वो क्लियर हो जाए। समझ में आ गई बात? बात क्लियर हो गई? ओके। नाश्ते का ब्रेक बेटा बस मिलेगा आपको, पक्का पक्का ब्रेक मिलेगा, मैं जब अगले टॉपिक पे चले जाऊँ बस जल्दी से, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के ऊपर। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये एक बैकलॉग पड़ा हुआ था जिसको मैंने क्लियर करना था। उस टाइम पता नहीं क्या मैं जल्दी में टॉपिक छोड़ के निकल गया, तो कोई बात नहीं, कभी कभार इंसान नशे में होता है ना, तो वो। बेटा अपने वाले भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, और मैंने पेपर के भी अपलोड किए हुए हैं, सारे अपलोड किए हुए हैं। मैं इसको दोबारा से शायद ये वाली जो मैं शीट अभी देख रहा था पास पेपर वाली, वो मैंने अपलोड नहीं की भी। बेटा पास पेपर वाले मेरे सेल्फ डिजाइन कैसे हो सकते हैं चंदा? पास पेपर मैंने तो नहीं बनाया ना। अब बच्चा बोल रहा है कि अपने डिजाइन वाले MCQ शेयर कर दें, तो मैं पास पेपर शेयर करने जा रहा हूँ, तो बेटा मैं अपने कैसे डिजाइन कर सकता हूँ? हाँ उस जैसे मैं जरूर कर सकता हूँ, उस जैसे मैं एग्जैक्टली जरूर कर सकता हूँ, कि उस जैसे मैंने 4 मजीद बना दिए एक MCQ से निकाल के, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये पास पेपर खुद से कैसे बना सकता हूँ 195? अच्छा जी। ये हम आते हैं किसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर, ये मैंने एक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर। यहाँ पर मैंने एक चीज को डिस्कस नहीं किया था, व्हाट आर स्पॉन्टेनियस, व्हाट आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। ये था ना बेटा, ऐसे ही था। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे उस सवाल के अंदर? ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 16 को उठाएंगे, डिवाइड कर देंगे 44 से। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बल्कि 16 नहीं होता, 72 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32 होता है, 32 को डिवाइड कर देंगे 44 से। ऊपर जो मैंने सवाल कराया था उसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन करेंगे कैसे आप लोग? अगर आप डायरेक्ट ना लिख सके तो 32 डिवाइडेड बाय 44 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 72। ठीक है। ओके। एक सवाल मेरा यहाँ पे रहता था, वो सवाल था थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर सर, यस, ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? तो बेटा उसको स्टार्ट कर लें। 44 स्टैंडर्ड नहीं है चंदा, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल रहे थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपना मास होता है वो 44 के बराबर होता है, 44 इज नॉट एन स्टैंडर्ड। 44 स्टैंडर्ड नहीं है खुदा ना खास्ता,
44 हमने वहां पे इसलिए लिखा था क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है वो 44 के बराबर होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 के बराबर है, बट ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है तो हमने 32 लिया था। ठीक है। और ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 है, CO2 है। CO2 में दो ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 लिखेंगे। अगर कार्बन ट्राइऑक्साइड होता, CO3 होता, CO3 अगर होता तो हम वहां पे तीन ऑक्सीजन लेते, 16 इंटू 3। कार्बन मोनोऑक्साइड में निकालेंगे आप ऑक्सीजन की परसेंटेज, तो CO करके निकालेंगे। ठीक है, एक ऑक्सीजन लेंगे। अल्लाह अकबर। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बहुत आसान सी बात है भाई। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं, वो तमाम के तमाम प्रोसेस जो अपने ओन, अपने खुद से क्या हो जाए बेटा, प्रोसेस हो रहे हों। ठीक है, अपने अपने आप से खुद से प्रोसेस हो रहे हो, बस दे नीड अ एनर्जी टू स्टार्ट विद। एक हिल के ऊपर एक फुटबॉल पड़ी हुई है, एक हिल है, एक पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट पे आप खड़े हो, आपके हाथ में एक फुटबॉल है। आपने खाली इतनी एनर्जी लगानी है कि उसको किक करके कोने तक पहुंचा दो। अब वो जमीन तक जाएगी बगैर रुके, क्योंकि दिस इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उस फुटबॉल पे लगने वाली ग्रेविटी इतनी ना हो जाए कि वो जमीन पर आ जाए। तो दिस इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपने क्या किया, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में डाल दिया, सिर्फ आपने दोनों को मिलाया है। ये रिएक्शन तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक सॉल्ट एंड वाटर ना बन जाए। दिस इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये भी क्या है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो वो तमाम के तमाम रिएक्शंस जो सिर्फ एनर्जी चाहते हो कि बस वो स्टार्ट हो जाए, बट वंस इट स्टार्टेड देन इट प्रोसीड्स बाय देयर ओन, अपने आप में वो प्रोसीड होते रहे। तो दीज आर द रिएक्शंस आर कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसकी मिसाल है हाइड्रोकार्बन की बर्निंग जो होती है, बर्निंग ऑफ अ कोल या बर्निंग ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, एक एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की। नॉन स्पॉन्टेनियस कौन से होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस वो रिएक्शंस होते हैं जो स्पॉन्टेनियस के रिवर्स है, अपने आप से प्रोसेस नहीं होते। इनको प्रोसेस करने के लिए कंटिन्यूअस आपको एनर्जी चाहिए होती है। स्पॉन्टेनियस में बस एनर्जी स्टार्ट में चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस को प्रोसेस करने के लिए एनर्जी मुसलसल चाहिए। भाई, आप ग्राउंड फ्लोर पे मोटर चलाते हो, आपकी बोरिंग से पानी लेता है, आपकी टैंक से पानी लेता है। आप जो छत पे आपका टैंक मौजूद है, छत पे आपका जो टंकी मौजूद है, वहां तक पानी जा रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना मोटर को एक लम्हे खोला, मोटर बंद कर दिया, पानी चढ़ी जा रहा है, चढ़ी जा रहा है। पॉसिबल ही नहीं है। आप ऑपोजिट टू ग्रेविटी जा रहे हो। ऑपोजिट टू क्या जा रहे हो? ग्रेविटी जा रहे हो। तो जब तक मोटर चलती रहेगी तब तक पानी जाता रहेगा। दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। आप मोटर चलाना बंद कर दो, पानी चढ़ना बंद हो जाएगा। बट इसका रिवर्स, आपने नलका खोल दिया, आपने सिर्फ ऑन किया, इतनी सी एनर्जी लगाई, ऑन किया, अब पानी तब तक आता रहेगा जब तक ऊपर से क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। दिस इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बस ये छोटा सा फर्क है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का। स्पॉन्टेनियस बस एक एनर्जी चाहिए होती है उसको स्टार्ट होने के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस को चाहिए होती है कंटिन्यूअस एनर्जी, जब तक वो क्या होता रहता है, प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस का फर्क समझ में आ गया। बेटा बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे सर, स्पॉन्टेनियस आपने नहीं पढ़ाया, तो इसलिए बेटा मैं इसको बता देता हूँ, शायद मैंने पढ़ाया था, डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी। मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस, और उठा के हमारे मिस वरीशा ने सारे सवाल यहीं से दे दिए, और बच्चा परेशान हो गया, बावला हो गया, पागल हो गया। अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस इफ इट नीड्स बट वंस इट स्टार्टेड, और जैसे बेटा मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, और जैसे ही वो स्टार्ट हो जाए,
टिल कंप्लीशन, कंप्लीशन तक वो खुद से ही प्रोसेस होता है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस एनर्जी। इसको कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए अपनी कंप्लीशन के लिए, एंड इट इज अ रिवर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस का। क्या बेटा रिवर्स है? लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन गैस को रिएक्ट करवाएं ऑक्सीजन गैस से, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन आपके पास एब्जॉर्बेंस ऑफ हीट, अगर आप हीट दोगे तो रिएक्शन होगा, जैसे ही आप हीट देना बंद कर दोगे रिएक्शन प्रोसेस नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस आपको क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब एक था गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी देख लेते हैं। अब वो जाके दोबारा टेस्ट डी अटेम्प्ट कीजिएगा, तो ये इतनी सी डेफिनेशन पड़ेगी, आपके टेस्ट के आधे सवाल तो वैसे ही हल हो जाएंगे। उस टाइम भी हल हो जाते, लेकिन बस आप लोगों ने उसको जिद बना लिया कि सर ने नहीं कराया तो हम टेस्ट भी नहीं देंगे। आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। ओके जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है बेटा? स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्लियर हो गया। अभी क्लास शुरू होती है, तुम लोग एंड नहीं क्लियर हो जाती है। पढ़ने वढ़ने का शौक ही नहीं सर हमारे अंदर। हाँ भाई, नहीं पढ़ने का शौक। हमारे साथी मोहतरम कहते थे वैसे इंसान ने जिंदगी में से हमारे माशरे में कुछ ऐसा बना दिया, लड़का है तो डॉक्टर बनाओ, लड़की है तो सॉरी लड़की है तो डॉक्टर बनाओ, लड़का है तो इंजीनियर बनाओ। इसके अलावा जिंदगी में कोई काम ही नहीं है इन दोनों को। वे भाई, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी दुनिया में हजार किस्म के प्रोफेशन हैं। तो लेकिन हमारा एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि लड़का है तो क्या बनाओ, डॉक्टर इंजीनियर। लड़का है तो क्या, लड़की है तो क्या बनाओ, इंजीनियर। आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड खत्म होते जा रहे हैं, अब लड़कियां भी बहुत सारी इंजीनियरिंग की तरफ आ रही हैं, और इंजीनियरिंग को बहुत वो और बहुत सारे लड़के मेरे शहजादे भी डॉक्टर बन रहे हैं। कल एक लड़के का एक हमारा स्टूडेंट था, उसने अप्रोच किया, पता नहीं कहाँ से नंबर नंबर निकाल के, कह रहा है सर हमने आपसे ई कैट एम डी कैट पढ़ा था, और वो इस साल डाउट से पास आउट हो रहा है। तो वो कह रहे हैं सर आपसे बहुत टाइम से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रब्ता नहीं हो रहा था। तो मैं एक अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी रख रहा हूँ, तो आप जरूर आइएगा। तो अच्छा लगता है कि बच्चे जब याद रखते हैं इस तरीके से, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को भी इस मकाम पर पहुंचाए कि आप लोग अपनी डिजायर्ड फील्ड से ग्रेजुएट हों, और ग्रेजुएट ग्रेजुएट होकर याद रखें कुछ क्या नाम है ना, याद ना भी रखें लेकिन फिर भी याद रखना अच्छी बात होती है। अपने उस्तादों को हम भी आज तक याद रखते हैं, और जब भी हम कोई चीज होती है तो हम जरूर उनको अपने साथ इंगेज करते हैं कि यार सर आपसे हमने पढ़ा था। एक हमारे आदम जी में सर होते थे, सर शाकिर जमाल। उनको शायद हमारे पास बेटा या कुछ पढ़ भी रहा है, बेटा शायद उनका पढ़ भी रहा है। तो उनसे मेरी बात हुई तो बड़ा खुश होते थे कि यार चलो हमारी लेगेसी कोई कंटिन्यू तो कर रहा है। तो ये सारी ऐसी साइड की बात होती है। अच्छा लगता है जब कोई आपका स्टूडेंट आपको याद करता है ना, खास तौर पे कि यार सर हमने आपसे पढ़ा था और आज हम माशाल्लाह इस जगह पहुंच गए हैं, तो ऐसे ही आपको याद कर लिया। तो भाई ऐसे याद कर लिया तो बहुत खुशी की बात है। नहीं भी याद करते तो हम क्या बोलते, क्या बोल सकते। और हमारे एक और उस्ताद कहते थे तालिब इल्म तोते की तरह होता है। तालिब इल्म भी ते से आता है, तोता भी तो से आता है, कौ से आता है। दोनों को जितना पाल लो, जैसी पिंजरा खोलोगे उड़ जाएंगे। दोनों वफादार नहीं होते। तालिब इल्म और तोता दोनों तेज से आते, दोनों वफादार नहीं होते भाई। तोते को जितना पाल लो, जैसी पिंजरा खोलोगे उड़ जाएगा, एक मिनट नहीं रुकेगा वो तोता है। तो तालिब इल्म भी ऐसी होता है, आप जितना उसको कर लो भाई वो बेवफा है। हमारे सर तो ऐसी बहुत सारी मजे मजे की बातें करते थे। और हमारे एक सर एक बात और कहते थे, खैर वो मैं इसको बड़ा डिग्रेड करता हूँ।
जी गिरीश शर्मा कहते हैं भाई हमने तो जिंदगी में हमें कुछ मिला ही नहीं, तुमने टीचिंग कर ली। तो ये बड़ी ऐसी बात, मतलब वो थोड़ी टीचिंग थोड़े से बेजार थे कि यार वो, अब जब बेजार इंसान होता है ना, जब किसी काम से शौक से नहीं कर रहा होता, तो फिर उसमें बुराइयां भी ढूंढता है। अच्छा जी। अब हम, जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बाय, वो कहते हैं ना, दो चीज होती हैं, बाय चॉइस और बाय प्रोफे, और क्या बोलते हैं पता नहीं अब यार, अंग्रेजी हमारी ना किसी जमाने में अच्छी थी, अब तो वक्त के साथ साथ खराब हो रही है। अच्छा मेरी स्क्रीन आपको मेरे ख्याल है रुक गई होगी, पता नहीं क्यों। स्क्रीन मेरी दोबारा से फेयर हुई बेटा। चलें, बेटा होगी, अपडेट होगी क्लास, बस मैं अगले टॉपिक पर आ गया हूँ। ये हमारे पास क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर मैं आ गया हूँ। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी जॉब चल रही है, और मैं एक जी बेटा फिजिक्स क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इससे पहले मैं आपको फारिग कर दूंगा, परेशान मत हो। पहले ये पढ़ लेना गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी आपके पास बेसिकली एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी होती है, ठीक है, और जो आपको एक किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी बताती है कि ये कितना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर। तो भाई गिब्स फ्री एनर्जी का मकसद क्या होता है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस से रिलेटेड ही होता है, कि भाई ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो बताता है कि कोई प्रोसेस कितना स्पॉन्टेनियस है। गिब्स फ्री एनर्जी, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है, इसकी डेफिनेशन ये बनती है, गिब्स फ्री एनर्जी इज अ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। A thermodynamic process that determines spontaneity ऑफ एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए जो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर इसकी वैल्यू क्या डिफाइन करती है, किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी। अब इसकी तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो इसको शो करते हैं जी से, गिब्स फ्री एनर्जी को हम शो से, जी से शो करते हैं। अगर इसकी वैल्यू, अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो है तो आपका प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है। द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू जी के वैल्यू जीरो के बराबर होती है, नॉर्मली नहीं होती, तो आप बोलते हो कि आपका प्रोसेस जो है, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आपका सिस्टम जो है वो किसमें मौजूद है, इक्विलिब्रियम में मौजूद है। ये इसका एमसीक्यू है, पेपर में भी शायद ये आया होगा। तो ये एमसीक्यू अब क्या बता रहे हैं, व्हाट डज अ नेगेटिव डेल्टा जी इंडिकेट्स अबाउट, नेगेटिव डेल्टा जी जो है वो क्या इंडिकेट करता है। नेगेटिव डेल्टा जी इंडिकेट करता है कि आपका जो रिएक्शन है वो क्या है बेटा, स्पॉन्टेनियस है। नेगेटिव डेल्टा जी मींस गिव्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो,
तो वो आपके पास क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी का सवाल था। जी कैसे निकालेंगे, यस यस, जी निकालने का एक अपना फॉर्मूला होता है, हमें निकालने के लिए दिया नहीं जाता, लेकिन जी का फॉर्मूला भी सुन लीजिएगा। जी निकालने का फॉर्मूला होता है, जी कैलकुलेट होता है, जी इक्वल्स टू बराबर होता है एच माइनस का टी एस। व्हाट इज एच, व्हाट इज टी एस, ये बता देता हूँ। जी निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो बराबर होता है एच माइनस का टी एस। ये गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसमें टोटल चार वैल्यूज हैं। जी स्टैंड्स फॉर, तो आपको पता है जी का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी। एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। टी का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। और साथ साथ एच मींस इंथैल्पी, इंथैल्पी मींस एनर्जी की बात हो रही है। टी का मतलब क्या होता है बेटा, टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। और एस का मतलब होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी मैंने पढ़ाया था, रेंडमनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स रैंडम पोजीशन पर होते हैं। तो ये इन तीन वैल्यूज से आप क्या करते हो, गिब्स फ्री एनर्जी निकाल लेते हो। ठीक है, जी इक्वल्स टू एच माइनस एस। ये चैप्टर बेटा, अगेन मैंने कहा था ना, एक जो टॉपिक रह गया था जो हमने किसी क्लास के अंदर फरमाइशी प्रोग्राम के तौर पे कवर करने हैं, तो ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का एक टॉपिक था। इसी तरह हमारा एक रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक था। तो बेटा ये मैं वो कवर करवा रहा था, तो ये हमारे कवर हो गए, सही है। तो मेरा मेरा खाली प्रीवियस में कोई भी टॉपिक बाकी नहीं है। हाँ, जो बच्चे नए इनरोल हुए हैं उनके तो पूरे पूरे चैप्टर्स बाकी हैं। जो बच्चे बेटा बैच में नए इनरोल हुए हैं उनके पूरे पूरे चैप्टर्स बाकी हैं, तो उनको रिवीजन कराया जाएगा, वो फिलहाल इस बात से बेफिक्र होते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं कि सर रिवीजन कब होगा, कब नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, तो बेटे फिर वो क्या करें, रिकॉर्डिंग जो लेक्चर्स मौजूद है वो देख लें। जब रिवीजन हो रहा होगा तो उनको बता दिया जाएगा और वो फिर बोलेंगे रिवीजन तो होना था। सही है, कुछ बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सर रिवीजन कब होगा, क्या हम रिकॉर्डिंग्स देख लें। जी बेटा, जो अवेलेबल रिकॉर्डिंग है, प्रैक्टिस शीट्स है, उनको आप क्या कर लें, सॉल्व कर लें। सही है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो पुरानी प्रीवियस जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग होगा, और वो अगली क्लास से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन, ये बेटा पढ़ा दिए थे, उसके न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए थे, यस। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है, ये दोनों चैप्टर्स हमारे कंप्लीट है, हमने पढ़े हुए हैं। बस इसमें कुछ एक एक दो टॉपिक्स रह गए थे, बच्चे मल्टीपल टाइम्स बोल रहे थे सर वो टॉपिक रहते हैं, तो इसलिए हमने इसको एक तरह से रिवीजन करवा दिया, ठीक है। बेटा रिकॉर्डिंग में भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह क्लास के बाद। तो अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।